आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर अतुल शर्मा जी, जो कि उत्तराखंड के जाने माने लोकप्रिय कवि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत। धन्यवाद। शर्मा जी, आपसे तो बहुत पुरानी हमारी मुलाकात है, लेकिन कभी, और मैं सोचता हूँ मेरा ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, उन्होंने अतुल शर्मा जी को गीत गाते सुना तो है, लेकिन उनका बचपन कहाँ बीता, कैसे अध्ययन हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो हम चाहते हैं कि आपके पूरे जीवन के बारे में लोग समझें। जयप्रकाश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक बार बचपन की यात्रा की जाए जी। तो उस यात्रा की शुरुआत मैं करता हूँ सन 1955 से। 1955 में 1 जनवरी को जन्म हुआ मेरा। बहुत सुंदर। और ये सुभाष रोड देहरादून में एक साहित्यिक केंद्र था, क्योंकि मेरे पिता श्री राम शर्मा प्रेम कवि थे, तो स्वाधीनता सेनानी भी थे, तो कभी आते रहते थे वहाँ पर। तो एक माहौल सा वहाँ बना रहता था। अब जब मैंने होश संभाला उसके बाद मुझे लगता है कि हमें एक चीज़ बार बार सिखाई गई जब हमने होश संभाला हुआ, अगर स्वाभिमान पर चोट लगे तो चुप मत रहो, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये दो चीज़ें हमें शुरू से सिखाई गई, शुरू से बताई गई। बचपन मेरा इसलिए बहुत लाड और प्यार से पला क्योंकि मेरी 5 बहनें और सब बड़ी थी, और मैं सबसे छोटा भाई था। तो मुझे एक विशेष तरह का दुलार मिलता रहा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो मुझे अब याद आता है कि कहीं बल भी मिलता है और कहीं ऐसा भी लगता है कि उस दुलार से कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ा। तो कमज़ोर तो नहीं पड़ा, लेकिन मुझे उससे बल बहुत मिला उस दुलार से, जो आज भी मिल रहा है। काफ़ी कम उम्र में मैं था जब मेरे पिता का देहांत हो गया, और मेरे ख्याल हाई स्कूल में मैं रहा हूँगा उस समय जी। और उसके बाद पढ़ते हुए काम करना और काम करते हुए पढ़ना, ये सिलसिला शुरू हुआ। तो जब आप बचपन में थे तो उस समय आपके, चूँकि आपके पिताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सेनानी रहे हैं, तो उस दौरान किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कुछ याद है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा जो एक कार्यक्रम की याद है वो विकास नगर की है। उसको उस समय चौहड़पुर कहा जाता था। अच्छा। तो वहाँ पर एक जनजाति सम्मेलन था, उसमें जवाहरलाल नेहरू आए थे। अच्छा। तो उनसे जो कुछ क्षणों की मुलाकात है जो मुझे भूलती नहीं है। उसके कुछ चित्र भी मेरे पास हैं। अच्छा, उस समय के। और इसके बाद लगातार जो पिताजी के साथ जेल रहे वो लोग आते रहे, जैसे बीजू पटनायक थे, बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार और स्वाधीनता सेनानी रहे सहारनपुर के, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, वो लगातार घर में आते रहे। सोम ठाकुर, रमानाथ अवस्थी, हरिवंश राय बच्चन, ये सभी लोग लगातार पारिवारिक लोगों की तरह आए। पढ़ाई का सिलसिला फिर आगे बढ़ा? पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा, हाई स्कूल किया। उसके बाद कौन से विद्यालय से हुआ? ये मेरी शुरुआत हुई सेंट थॉमस स्कूल से। अच्छा। उसके बाद मैं गांधी इंटर कॉलेज में चला गया। अच्छा। गांधी इंटर कॉलेज के बाद मैं डीएवी कॉलेज गया। अच्छा। और उसके बाद जो मैंने पीएचडी किया वो श्रीनगर गढ़वाल से। लेखन, अगर आप कहेंगे कि लेखन की शुरुआत आप कब मानेंगे कि कब और कितनी उम्र में शुरू हुई? ये 71 में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई है। अच्छा, कुछ याद है वो कविता? हाँ जी हाँ, बिल्कुल याद है। उस समय विरही नदी पर झील बनी थी, और मैंने परिपूर्णानंद पैनुली का एक साप्ताहिक अखबार निकलता था हिमानी, उसमें वो प्रकाशित उन्होंने की थी, उनको पसंद आई थी वो कविता थी। और पहाड़ के सरोकारों और जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं, अधिकांश कविताओं में अपने आप आता चला गया। वहीं से उसकी शुरुआत थी। वो कविता इस तरह थी कि कभी विरही बनी थी झील, आज फिर नदी बन गई,
इस बनने में बाढ़ आई, घर बहे घाट बहे, माता बहने गहने पहने, बूढ़े और जवान बहे, आ गया तूफान, बहे बेबस किसान, ढहे दालान दरवाजे रोशनदान, हरा भरा परिवार गांव उजड़ कर हुआ बेनिशान। ये उस ज़माने की उस तरह की कविता थी। फिर ये अचानक ये दिमाग में कैसे आई बात कि कविताएं तो लोग साधारण तरीके से पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन उसको गायन के तौर पे आपने कब शुरुआत की? मुझे जो एक संस्कारों में मिला होगा वो गीत काव्य ही मिला। अच्छा। पिताजी की अधिकांश रचनाएं जो हैं वो गीत काव्य थीं, और जो लोग आते थे वो भी गीतकार ही थे अधिकांश। पिताजी की कोई रचना है जिनको आप गीत के रूप में गा सकते हैं? क्यों नहीं। पिताजी की एक रचना उनके बाल सखा, प्रख्यात जन कवि त्रिलोचन को बड़ी पसंद थी। अच्छा। और पिछले दिनों जब वो आए तो घर भी आए तो उन्होंने वो रचना मुझसे सुनी। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा। आपको सुनाता हूँ पिताजी किस तरह से गाते थे, वो भी मुझे आज याद आ रहा है आपके बहाने। युग बदल गया, जग बदल गया, मैं भी बदला क्या नई बात, मैं भी बदला क्या नई बात, है वृक्ष बीज का परिवर्तित स्वरूप, फल उसका परिवर्तन, कलिका लतिका का परिवर्तन, सौरभ कलिका का परिवर्तन। इस कविता को सुनकर जो है आज भी आप जो है पुरानी यादों में खो जाते हैं। यादों में आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी समकक्ष कुछ रचना अपने पिताजी के उस पर लिखी हो? हाँ, उनसे जो मैंने सीखा, उन्होंने एक बात मुझे ज़रूर कही थी जिस समय मैं पहली बार उनसे बिना बताए कवि सम्मेलन में चला गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी होती तुम बता के जाते तो, लेकिन पहचान बनाओ तो अपनी बनाना, मेरी पहचान से तुम्हारी पहचान नहीं बननी चाहिए। ये मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया था। और आज भी आपको ये लगता होगा, श्रीराम शर्मा प्रेम का मैं लड़का हूँ, ये बाद में पता चलता है लोगों को। ये पता चलता है कि अतुल ने ये काम किया है। पानी के झरने सूख गए हैं पहाड़ पर, चिड़िया वो तितलियां नहीं दिखती पहाड़ पर, और जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, और घूमने को आ गए अफसर पहाड़ पर। वाह, आपकी बहुत सारी रचनाएं जो है पहाड़ की नदियों पे हैं, झरनों पे हैं, पहाड़ के विषयों पे हैं। आपको पूरा भारत का जो मैदान है, ये इस बीच जो है उस पर नज़र डालने की आपको ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन पहाड़ पहाड़ आपकी कविताओं में चल रहा है। उसके दो कारण रहे जयप्रकाश जी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत विशेष रहे। एक तो मैं जिस जगह हूँ, जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, मैं अगर उस ज़मीन की बात नहीं करूँगा तो मैं अपने लेखन के साथ भी और अपने साथ भी बेईमानी करूँगा। तो वो बेईमानी मैं नहीं करता हूँ। तो पहाड़, झरने, नदी, त्रासदी, भूख, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन, ये सब उसमें आता है। उसके संघर्ष आते हैं, उसकी उपलब्धियां आती हैं, और वो आना बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, वो आरोपित नहीं किया जाता। वो मेरे शायद रक्त में या संस्कारों में है, क्योंकि मैं अधिकांश समय में पहाड़ में ही रहा हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने मैदानों पर नहीं लिखा है। बहुत सारी रचनाएं मेरी ऐसी हैं जो मैदान, जिसे लोग मैदान कहते हैं, उन जनजीवन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, लेकिन व्यक्ति से जुड़ी हुई रचना है। यानी एक व्यक्ति जब यातना शिविरों में मारा गया, उस पर मेरी एक रचना होती है। जब तो मेरी एक रचना होती है जब उत्तराखंड आंदोलन में एक व्यक्ति को सड़क पर गोली मारी जाती है। संवेदनाएं एक होती हैं। उस समय आपका गीत तो बहुत जो है लोकप्रिय रहा। उस गीत की कुछ झलकियां अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को।
पर्वतों के गांव से आवाज उठ रही संभल, आवाज उठ रही संभल। औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल, मशाल बन गई संभल। औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल। हाथ में ले हाथ, आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड। लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। हम इस सपने के साथ आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, कटेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना। जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। ओ मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो। आपने मंच पे आकर कविताएं सुनाना कब प्रारंभ किया? मंच पे आके कविताएं मैं 8वें दशक में अच्छा शुरू किया, 80 के दशक में। और उसकी एक कविता याद आ रही है, अगर आप। बिल्कुल, आपका स्वागत है। गली गांव मोहल्ले घूमता है मदारी, अपने उसी सांप को लेकर जिसने निगला था अपना ही बच्चा। मदारी ने सांप के दांत निकाले थे, स्वभाव नहीं। जेबें भरी थी, घाव नहीं। वह अपना पुराना खेल दिखाकर चला जाएगा, बोलेगा कोई नहीं, रोएगा कोई नहीं। हम सब सोएंगे, अपने अंदर एक एक सांप बोएंगे। और बिना दांत का फुंकारता सांप हमें चुप रहना सिखाएगा। अब कोई मदारी नहीं, ये सांप ही हमें नचाएगा। अब कोई मदारी नहीं, ये सांप ही हमें नचाएगा। हमारा चुप रहना ही हमें खा जाएगा, हमारा चुप रहना ही हमें खा जाएगा। ये रचना उस दौर की है। और उस दौर में एक अमृत प्रभात करके एक अखबार निकलता था लखनऊ से, जिसके साहित्य संपादक मंगलेश डबराल थे। अच्छा। उन्होंने उस दौर में ये रचना छापी थी। और आपकी जो रचनाएं प्रकाशित होनी शुरू हुई, वो कब से शुरू हुई? ये भी लगभग 70 और 80 के दशक में ही शुरू हुई। और धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, दिनमान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, कोई ऐसी राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं जिसे कहते हैं, कोई नहीं बची थी जिसमें मेरी रचनाएं नहीं प्रकाशित हों। सिर्फ कविताएं नहीं थी, सारिका में मेरी कहानियां और लघु कथाएं प्रकाशित होती रहीं लगातार। वहाँ सुरेश उनियाल थे और लोग भी थे, और इसके अतिरिक्त लेख लगातार प्रकाशित होते रहे, और कविताएं और गीत प्रकाशित होते रहे। और मुझे लगता है कि उसको अगर मैं गिनती करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, वो इतनी लगातार छपी थी उस दौर में। बाबा नागार्जुन के साथ जो आपका समय रहा, उसकी कुछ स्मृति अगर हो? मैं उस व्यक्ति को एक बिल्कुल एक साधारण आम आदमी के रूप में देखकर अचंभे में पड़ गया कि जो वो लिखता है वैसा ही दिखता है, वैसा ही जीता है, उससे अलग वो कहीं है ही नहीं। जो वो कहता है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की कश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने पाँखें खुजलाई कई दिनों के बाद। ये बाबा नागार्जुन की कालजयी रचना है। आप 2 महीने रहे तो 2 महीने क्या करते थे आप उनके साथ? उनसे मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। जब वो सीखने का नाम उनसे लेते थे तो वो बहुत डांटते थे। वो कहते सीखने का क्या मतलब है, कोई मास्टर हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन मैं उनसे सीखता रहा। उन्होंने एक बात मुझे कही कि बूढ़े लोगों से अधिक संस्मरण इकट्ठे करो, क्योंकि वो अलिखित इतिहास है। यानी वो बात मैं कभी जीवन भर नहीं भूला हूँ, और वो मैंने इकट्ठे किए भी हैं। अच्छा, आपका
2-4 साल पहले शायद जवाब दावा एक पुस्तक निकली थी, उपन्यास आपका, वो कैसे कैसे शुरू हुआ? जवाब दावा की रचना प्रक्रिया एक आम आदमी की रचना प्रक्रिया थी, जिसे कि कचहरी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभी तक कितने प्रकाशन हो चुके हैं आपकी? कविताओं के कितने वे, कहानियों के कितने वे, और गद्य संकलन? कविता संग्रह में थकती नहीं कविता और बिना दरवाज़ों का समय, अब तो सड़कों पर आओ, नदी तू बहती रहना, सींचेगी नींव, नदी एक लंबी कविता और जनगीतों का वातावरण, ये जो मुझे याद आ रहे हैं ये उनमें से तो ये हैं। और गद्य कृतियों में एक बहुत महत्वपूर्ण मैं जिसे मानता हूँ वो नानू की कहानी। नानू की कहानी एक लघु उपन्यास है जो कि कूड़ा बीने वाले बच्चों पर आधारित है। एक संस्मरणों की पुस्तक है जिसमें बाबा नागार्जुन और बहुत सारे लोगों की गिरदार हैं, बहुत सारे लोगों के संस्मरण हैं जिनके साथ मैं जिया हूँ। अभी जो एक मैंने प्रयोग किया है वो ये है कि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आविष्कार तक नहीं पहुँचेंगे। मैंने 10 कविताएं ऐसी लिखी जो 100 पृष्ठों की हैं, और 100 पृष्ठों की रचना वो लिख सकता है जिसको 100 पृष्ठों का अनुभव हो, जो 100 कदम चला हो। तो वो लिखने में मुझे परेशानी नहीं हुई, लेकिन लोगों को पढ़ने में हो सकती है शायद, लेकिन वो लिखने में परेशानी। ये प्रकाशित हुई है। उसमें एक कविता है दोस्तपुर और एक कविता है शहीद खड़क बहादुर। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कविताएं मैं मान सकता हूँ। नदी एक लंबी कविता उनमें से एक है। और मुझे लगता है कि ये कविताएं जो हैं वो एक उनमें से एक कविता है जिसका कि मंचन भी हुआ है। अच्छा। मंचन इस तरह से हुआ है कि एक ही व्यक्ति उस पूरी कविता को पढ़ता है। आजकल के बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, किसी का बिल्डिंग बनाना है, किसी को सड़क बनाना है। आगे के क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? 100 किताबें लिखना 100 कदम चलना। शुभकामनाएं। भूकंप वाली कविता सुना। सन 90-91 में जो भूकंप आया उस त्रासदी पर एक रचना। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। कंबल आटा पैसा आया, आश्वासन भी आए, मन मकान के अंदर बर्फीले कोड़े बरसाए। कुछ हो आए दूर गांव तक, कुछ ने नापी सड़कें, आया क्या भूकंप यहाँ पर, चले कैमरे तन के भैया। कंबल तो कम बटवाए, कंबल तो कम बटवाए, ज्यादा फोटो खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं? एक तो पहली बात यह है कि मैं अपने आप को नई पीढ़ी का मानता हूँ इतना बुढ़े नहीं हुए अभी। और दूसरा ये है कि नई पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मुझे वो नई पीढ़ी से आगे का समझते हैं तो जब मैं उनसे कुछ सीखने के लिए कहूँ तो वो मुझे बताएं ज़रूर, अपनी दुनिया से मुझे परिचित कराएं। ये मेरा संदेश है।